हेलो फ्रेंड्स, बीट्स फॉर बायोलॉजी पे आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नैन्सी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड उसके बाद फिर बेल आइकन प्रेस कर लें। तो हम लोगों ने कल क्या देखा था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में क्या देखा था, फादर्स देखे थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फिर उसमें कुछ हेरिडिटी वेरिएशन देखा था, फिर कुछ छोटे छोटे टर्म्स आते हैं जिसको हम लोगों ने देख लिया था। फैक्टर, एलील, जीन, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। पनक स्क्वायर। अब इसके बाद फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मेंडलिज्म। मेंडल ने क्या वर्क किया था, मेंडल ने कितने टाइम वर्क किया था, फिर उनका वर्क कैसे रीडिस्कवर हुआ, फिर वो इतने मतलब कि वो इतने वो अपने वो काम में, वो अपने वर्क में कितने इतने सक्सेस कैसे रहे, ये सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो जॉर्जन जो मेंडल थे, मेंडल का जो मेंडल मतलब कितने साल, मतलब वो केवल 1822 टू 1884 ये इतने साल तक जीवित थे। मतलब उनका वो जो बॉर्न हुए थे वो 1882 में बॉर्न हुए, और वो जो एक्सपायर हुए, डाइट हुए, वो 1884 में एक्सपायर हो गए। वो इतने साल ही वर्क किया। उसके बाद फिर क्या हम लोग कहते हैं, इनका जो बॉर्न हुए वो हुए हेजिडेरी ऑस्ट्रेलिया में है। एक सिल्सिया विलेज था, एक सिल्सिया गांव था, वहाँ इन्होंने जन्म लिया। ये जो बॉर्न हुए, बॉर्न कहाँ हुए थे, हेजिडेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। एक सिल्सिया छोटा सा विलेज है, वहाँ इन्होंने जन्म लिया था। और इनका जो वर्क था, ये जो ग्रेजुएशन के थे वो डिप्लोमा किए थे, फिलॉसफी से इन्होंने डिप्लोमा किया था। इनका जो वर्क था, ये इन्होंने वर्क अपना स्टार्ट कहाँ से किया था, प्रिजिस्टीनिया चर्च। इन्होंने चर्च से अपना वर्क स्टार्ट किया था। वो भी किस चर्च से, उस चर्च का नाम इम्पॉर्टेंट है, ऑगस्टीनिया चर्च। कौन सा चर्च, ऑगस्टीनिया चर्च। इन्होंने यहाँ से अपना काम स्टार्ट किया था। He was the work and preached in Augustinia Church, where he carried out his hybridization experiment on a Pisum sativum garden pea 1856 to 1863। इन्होंने अपना काम पाइसम सटाइवम गार्डन पी यहाँ से स्टार्ट किया था। पाइसम सटाइवम पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने वर्क इसी पर गार्डन पी पे किया था। आगे हम ये भी बताएंगे कि उन्होंने गार्डन पी ही क्यों लिया था, कोई और प्लांट क्यों नहीं लिया था एक्सपेरिमेंट के दौरान। और उन्होंने ये वर्क गार्डन पी पे 1856 से 1863 इतने साल तक गार्डन पी पे उन्होंने वर्क किया। और इन्हें कोई किडनी डिजीज़ हो गई थी, किसी किडनी डिजीज़ के वजह से इनकी डाइड हो गई, ये डेड हो गए, ये एक्सपायर हुए 1884 में। किसी किडनी डिजीज़ की वजह से, ड्यू टू किडनी डिजीज़ की वजह से वो एक्सपायर हुए 1884 में। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि मेंडल इतने साल तक इनका जो वर्क था वो हिडन क्यों रहा, छुपा क्यों रह गया, बाहर क्यों नहीं आया। फिर इनका जो वर्क था, इनका वर्क 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने रीडिस्कवर किया। मेंडल का वर्क रीडिस्कवर इन 1900। मेंडल का वर्क जो था, उनका काम रीडिस्कवर हुआ 1900 में। और इसमें 3 साइंटिस्ट थे जिसको इन्होंने रीडिस्कवर किया। ये तीनों लोग मिलके, इन लोगों का बहुत सहयोग रहा है मेंडल के कामों में। उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, पहले थे कार्ल कॉरेंस, जो कि जर्मनी के थे। दूसरे हमारे आते हैं ह्यूगो डी वेरिस,
ह्यूगो डेविस हमारे हॉलैंड के थे। और तीसरे आते हैं एरिक वॉन ट्रेसमार्क। एरिक वॉन ट्रेसमार्क, ये हमारे ऑस्ट्रिया के थे। ये तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। इनकी वजह से मेंडल का जो काम था वो सामने उभर कर आया कि मेंडल ने क्या किया इतने साल में। और उसके बाद फिर इन्होंने रीडिस्कवर किया। कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से मेंडल सक्सेस हुए। क्या रीजन है मेंडल के इतना सक्सेस होने का, तो हम लोग देखते हैं रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस। किस रीजन की वजह से मेंडल सक्सेस हुए। इनका जो वर्क था, ही एनालाइज द वर्क डन बाय द प्रीवियस वर्कर। इनका जो वर्क था उनका वर्क ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर फिर से रीडिस्कवर किया। इनका पहला तो कारण ये था कि ये एक बार में एक या दो ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते थे एक्सपेरिमेंट के लिए। कैरेक्टर लेते थे एक बार में एक या दो ही कैरेक्टर लेते थे एक्सपेरिमेंट के लिए। जैसे कि ही टुक 1 or 2 contrasting character at a time। ये एक बार में एक या दो ही कॉन्ट्रास्टिंग, इनके सक्सेस के पीछे ये भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा इसका रोल रहा है कि ये एक से ज़्यादा, मतलब दो ही पेयर, केवल एक या दो पेयर लेते थे ट्रेड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक बार में, एक टाइम में एक या दो ही लेते थे। दूसरा हमारा जो रहा है, उन्होंने गार्डन पी चूज़ किया था। गार्डन पी उन्होंने चूज़ किया था, पाइसम सटाइवम ये चूज़ क्यों किया था, क्योंकि ये जो होता है इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल गार्डन पी का। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब कि इसमें इमल्सिफिकेशन और बैगिंग दोनों हो सकता है। वो सेल्फ पॉलिनेशन भी करता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी करता है। इसकी जो सीड होती है, सीड की जो साइज होती है वो लार्ज है, लार्ज सीड साइज। और इसको हम इजीली ग्रो करा सकते हैं। गार्डन पे उन्होंने लिया था, तो पहला तो हो गया कि शॉर्ट लाइफ साइकिल था। उसके बाद ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसकी जो साइज होती है वो लार्ज साइज है। और उसके बाद फिर ये जो इसमें बहुत बड़ा कारण कि ये इजीली ग्रो करता है, कम स्पेस में इजीली ग्रो करता है, इजीली ग्रो करता है। एनुअल हर्ब्स है, एनुअल हर्ब्स है। ये रीज़न है कुछ जो जिसकी वजह से मेंडल इतने सक्सेस हुए थे। क्या रीज़न था, उन्होंने एक बार में एक या दो कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर लिए थे। उन्होंने गार्डन पी चूज़ किया था, गार्डन पी चूज़ किया था उसके कारण, उसके पीछे रीज़न ये था कि गार्डन पी का शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि उसमें इमल्सिफिकेशन बैगिंग दोनों होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन है, एनुअल हर्ब्स है, ये सेल्फ पॉलिनेशन भी करता है। इसकी जो सीड की साइज़ है वो लार्ज है एंड ईजिली ग्रो करता है, ये होता है। मेंडल ने कुछ मतलब कि मेंडल ने अपने स्टडी, जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, जिस 4 क्रोमोसोम पे 4 क्रोमोसोम थे। ये एक चार्ट है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है। उन्होंने 4 क्रोमोसोम पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, जो कि क्रोमोसोम का नंबर था उसमें, और क्रोमोसोम का नंबर है 54571। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी आपको दे रखा है, हम फिर भी बता दे रहे हैं। और इसमें जैसे हो गया कि 7 कैरेक्टर लिया था उन्होंने, तो कैरेक्टर कौन कौन सा था। कैरेक्टर तो पहला लिया था प्लांट की हाइट, प्लांट की हाइट उन्होंने लिया था। दूसरा पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन लिया था। और शेप ऑफ पॉड,
शेप ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, कितने हुए 1 2 3 4 5 6, एक और था कलर ऑफ फ्लावर। हाँ हाँ, क्या क्या था उसमें? प्लांट की हाइट थी, पोजीशन ऑफ फ्लावर पॉट था, शेप ऑफ पॉट था, कलर ऑफ पॉट था, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ फ्लावर। ये क्रोमोसोम का नंबर है। हाइट जो था वो 4 क्रोमोसोम नंबर पे था। पोजीशन जो था फ्लावर का या पॉट का वो 4 क्रोमोसोम नंबर पे था। शेप ऑफ पॉट था वो 4 क्रोमोसोम नंबर पे था। कलर ऑफ पॉट था वो क्रोमोसोम नंबर 5 पे था। शेप ऑफ जो सीड था वो क्रोमोसोम नंबर 7 पे था। कलर ऑफ द सीड क्रोमोसोम नंबर 1 पे था। कलर ऑफ द फ्लावर क्रोमोसोम नंबर 1 पे था। और इसमें दो था, एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर था, एक रेसेसिव ट्रेट था। तो इसमें से हाइट में हम टॉल को डोमिनेंट है, ड्रॉप रेसेसिव है। और पोजीशन में फ्लावर की पोजीशन में एक्सियल जो है वो डोमिनेंट है, टर्मिनल जो है वो रेसेसिव है। और शेप ऑफ पॉट का जो शेप है वो डोमिनेंट जो है, इन्फ्लेंट जो है वो डोमिनेंट है, रेसिव जो है कॉन्ट्रास्टिंग कंस्ट्रक्टेड है। एंड फ्लावर का जो कलर का पॉट है वो ग्रीन कलर जो है वो डोमिनेंट है। येलो कलर जो है, ये एक बार AIPMT 2007 में पूछा गया था कि जो कलर का पॉट है उसमें से डोमिनेंट कौन सा है, रेसेसिव कौन सा का है। तो ग्रीन डोमिनेंट था, रेसेसिव येलो। शेप ऑफ सीड में क्या था, राउंड कलर जो है डोमिनेंट है सीड में, और व्रिंकल जो है वो रेसेसिव है। कलर ऑफ सीड येलो कलर जो डोमिनेंट था एंड रेसेसिव था ग्रीन कलर। कलर ऑफ फ्लावर वाइल्ड कलर जो था डोमिनेंट था और रेसेसिव था वाइट कलर। ये तो एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है जिसको आपको बहुत मतलब याद रखना है लंबे टाइम तक, किस किस क्रोमोसोम नंबर पे है, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव। ये आगे हम लोग मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड जब क्रॉस करेंगे तो उसमें भी हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है टेक्निक यूज्ड बाय द मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व। अपने एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने कुछ टेक्निक्स को इन्वॉल्व किया था। वो टेक्निक्स कौन कौन से हैं? एक तो है इमल्सिफिकेशन, दूसरा है बैगिंग। इमल्सिफिकेशन जो है, इमल्सिफिकेशन में क्या, रिमूवल ऑफ द एंथर, हम एंथर को रिमूव कर देते हैं। एंड बैगिंग में क्या होता है, कवरिंग द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग पॉलिनेटेड बाय द अनडिजायर्ड पॉलन। Once stigma mature, bag remove and desired pollen dusted on its and again cover by bag for further process। तो इमल्सिफिकेशन में हम सिंपली एंथर को रिमूव कर देते हैं जिससे कि उसका पॉलन कहीं इधर उधर ना जाए। बैगिंग में क्या करते हैं, उस फ्लावर को पूरा कवर कर देते हैं, उसका जो पॉलन है एंथर है उसको कवर करते हैं ताकि वो सेल्फ ही पॉलिनेशन करे केवल। बाइसेक्सुअल का मतलब उन्हें बताया था जिसमें कि इमल्सिफिकेशन और बैगिंग दोनों होता है। और यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें कि इमल्सिफिकेशन नहीं होता है, ओनली फॉर बैगिंग ही होती है। ये तो हमारा हो गया, ये चार्ट हो गया। फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो गया जिसको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था।